क्या बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं नीतीश कुमार? तो मुझे तो दया आती है ऐसे लोगों पे। नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट क्या देखती है बीजेपी? तरफ नारी शक्ति को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा अपने आप को नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बताते हैं। तेजस्वी जी के परिवार में ही लड़ाई चल रही है, कौन बनेगा राजद का मुखिया। यहाँ तो आप लड़ाई लगवा रहे हैं दो भाइयों के बीच में। सिंगापुर वाली दीदी बनेगी कि पाटलिपुत्रा वाली दीदी बनेगी, कि तेजस्वी जी बनेंगे कि तेज प्रताप जी बनेंगे। शांत किशोर इन दोनों बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो अपने आप को आने वाला मुखिया बताते हैं बिहार का। क्या लगता है उनकी पार्टी क्या कमाल कर पाएगी? उन्होंने बिहार के लिए किया क्या, ये भी तो समझना है ना। सम्राट चौधरी को क्या आप नीतीश कुमार की काट के तौर पे देखते हैं? कुबत है और वो उन काबिलियत है, उनके काम करने का ये तरीका है। नमस्कार, अमर उजाला के खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज इनसे मिलवाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जब भी बोलते हैं खतरनाक बोलते हैं और शायद इसीलिए विवादों में रहते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल सर आपसे यही है कि इतनी सुर्खियां कैसे बटोर लेते हैं, इतने कैसे वायरल हो जाते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है देश के लिए काम करना और राष्ट्र की उन्नति उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं और कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपने, जो सपने हैं, उन सपनों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और उन सपनों की लड़ाई लड़ना, अगर उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना और गरीबों के सपनों को कहीं ना कहीं एक उचित स्थान प्रदान करना, अगर इसके कारण अगर कोई व्यक्ति वायरल होता है तो निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामने आना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपके लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि एक समुदाय विशेष को आप टारगेट करते हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, मैं बार बार इतिहास के पन्नों में जाकर के बात करता हूँ कि इस देश पर हजारों आक्रमण हुए और उन हजारों आक्रमणों को मैं सांस्कृतिक आक्रमण कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसकी गोद में एक पार्टी का जन्म होता है जिस पार्टी का नाम कांग्रेस है। और उस कांग्रेस को आज कहीं ना कहीं इटालियन गांधी नेहरू परिवार के द्वारा लीड किया जाता है। और पंडित चाणक्य ने कहा कि विदेशी स्त्री के कोख से जन्मे हुए पुत्र को कहीं से भी ये समझ नहीं होती कि राज्य और देश के संसाधनों को वो कैसे आगे बढ़ाए। तो जिसको समझ ही नहीं है, उनके पीछे आज अगर कोई कांग्रेस का नेता घूम रहा है तो मुझे तो दया आती है ऐसे लोगों पे। आपने दक्षिण भारत में, खास करके जो लोग सुन रहे हैं, दक्षिण भारत में घटना घटी जब वायनाड का इलेक्शन के लिए, आपने देखा वो घटना, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन सब लोग जानते हैं। उस समय कहीं ना कहीं मुझे सीताराम केसरी, जो कि पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी खुली हुई धोती याद आ जाती है कि कैसे एक दलित को अपमानित किया गया और आज फिर कांग्रेस के अध्यक्ष को कैसे अपमानित किया गया। और उस अपमान के दंश को पीने के बाद भी आप खरगे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं, वो तो एक नॉर्मल वीडियो था, ऐसा कोई विवादित वीडियो नहीं था। देखिए, जानबूझ के रोका गया था। नॉर्मल वीडियो और विवादित वीडियो, नॉर्मली जानबूझ के प्रायोजित तरीके से चीजें कहीं ना कहीं घटित हुई और उनको एक तरीके से हाशिए पर रख के दिखाया गया। मतलब खरगे को हाशिए पे रख दिया गया। बिल्कुल। तो कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं बनाया जाता फिर उन्हें? नहीं, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये परिवारवाद की जो पार्टियां हैं, परिवारवाद की जमात चलाने वाली जो पार्टियां हैं, जब ये फंसते हैं, जब इनको वोट चाहिए होता है अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का, तो ये किसी ना किसी को आगे करते हैं। जैसे झारखंड में चंपई सोरेन को आगे किया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये परिवारवाद की जमात चलाने वाले जो लोग हैं, इनको स्पष्ट रूप से पता है। ये बात करते हैं मुसलमानों की तरक्की की और ये बात करते हैं हिंदुओं के अंतर्गत आने वाली जो उपजातियां हैं उनके विभाजन की और मुसलमानों के एकीकरण की, मदरसों में अच्छी शिक्षा दीक्षा की। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब इनकी सरकारें थी तो वहाँ लगभग 6000 से भी ज़्यादा मदरसे कागज पे चल रहे थे और मदरसों के लिए आने वाले जो पैसे हैं उनको लूटने का काम कौन कर रहा था? ये जो मुसलमानों के पैरवीकार बने हुए हैं, मुसलमानों के भीतर भारतीय जनता पार्टी का डर फैलाना। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक कहानी बताऊंगा कि बिहार में आज से पहले आपने देखा होगा कि जब जंगल राज, बिहार में जब जंगल राज, लालू राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज, बलात्कारियों का राज जिसको कहा जाता था, उसमें आपने स्पष्ट रूप से देखा कि लालू जी ने बहुत ही
बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक डिसीजन लिया कि अपने ही दोनों बेटों को नहीं पढ़ाया और अपने ही बेटों को अशिक्षित रखा। और एक कहानी है, कहावत है कि अंधों में काना राजा, और उन्होंने मैसेज दिया कि जब मैं अपने बेटों को नहीं पढ़ाता हूं तो तुम भी पढ़ाई मत करो, तुम भी अपने बच्चों तो को। नीतीश कुमार ने भी तो अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, ना आगे बढ़ाया। देखिए, नीतीश कुमार जी के सुपुत्र राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी वो, जहां तक जो जानकारी मुझे प्राप्त है, कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और नीतीश कुमार जी की बात होती है तो ये देखना है कि बिहार को गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, भूखमरी से बाहर निकालने वाले व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, जो बार बार पाला बदल लेते हैं। देखिए, पाला बदलना और कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद होना, ये दोनों ही चीजें अलग हैं। लेकिन ये भी तो समझना है ना कि भ्रष्टाचारियों के एक बड़ा भ्रष्टाचारी, जिसने भैंसों का भूसा लूट के कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया। कुछ दिन पहले आपने देखा हुआ कि एक मंच पर से कैसे उनके सुपुत्र ने उन्हीं के एक कार्यकर्ता को उठा करके फेंक दिया। अब कार्यकर्ताओं ने एक नया तरीका निकाला है कि ऐसी मांग करो कि दुनिया जलील करे। अभी कुछ दिन पहले लालू जी के लिए एक कार्यकर्ता ने भारत रत्न की मांग कर दी, क्योंकि वो बेचारा कार्यकर्ता लड़ नहीं सकता था, तो बदला लेने का एक नया ट्रिक उसने अपनाया कि मांग ऐसी करूं कि दुनिया जलील करे। तो दुनिया जलील कर रही है। जलील तो फिर नीतीश कुमार को भी कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी के विषय में जब बिहार की जनता से आप पूछेंगे ना, तो एनडीए गठबंधन और खास करके होली, दीपावली जैसे पर्व त्योहारों में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, लालटेन युग से बाहर निकालेंगे। और लालटेन युग से बाहर निकाल करके आप ये सोचिए ना कि एक समय अंतराल में एक भी महिला पत्रकार नहीं हुआ करती थी, हमारी बहन बेटियां सड़कों पे निकलती नहीं थी, शराबियों के डर से उनको घर के अंदर रहना पड़ता था। अभी भी शराब और ये टूरिज्म की बात करते हैं, ये टूरिज्म की, इनके युवराज टूरिज्म की बात कर रहे थे ना, ये किस प्रकार के टूरिज्म की बात कर रहे थे कि कोई कपल बिहार जाए और उनको कहीं ना कहीं उनका अपहरण हो जाए, बलात्कार हो जाए। यही तो लालू राज था ना। और उनके अभी भी क्राइम रेट तो अभी बिहार के का वैसा ही है लगभग। संगठित अपराध और गैर संगठित अपराध, इन दोनों के प्रारूप को कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े लिखे हैं और देश की युवा पढ़ी लिखी है। गैर संगठित अपराध आज भी है, संगठित अपराध समाप्त। तो गैर संगठित अपराध को काबू करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, गैर संगठित अपराध को काबू करने के लिए कहीं ना कहीं समाज को शिक्षा का दर समाज में बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक समाज जहां कहीं ना कहीं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर को मजबूत किया जाए, लघु एवं कुटीर उद्योगों को मजबूत किया जाए, लोगों को कहीं ना कहीं उनकी दैनिक दिनचर्या के जो मूलभूत साधन हैं उनकी पूर्ति के लिए, ताकि वो खुद से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ के ओन कर सके और खुद से उनका कहीं ना कहीं अपने राज्य की तरक्की में वो लगा सकें। इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो आप ही लोग करेंगे। ड्राई पोर्ट का निर्माण हुआ, ड्राई पोर्ट का निर्माण आज कहीं ना कहीं उस दिशा में एक सकारात्मक परिणाम है। मुस्लिम समाज से आने वाले जो बुनकर हैं उसमें लगभग 3 लाख बुनकरों को काम मिला। ये लोग नहीं बताते हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, ये करते हैं हिंदू मुसलमान। लेकिन जब हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं ना आपके चैनल के माध्यम से, मुस्लिम परिवार की जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो युवा साथी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, लालू जी का इलाज सिंगापुर में होगा और जो बिहार के आम नागरिक हैं वो अपने इलाज की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये भी तो समझने की बात है ना। मैं किसी भी व्यक्ति पे पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करता, मैं सबके स्वास्थ्य और उनकी जो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। चलिए, एक जो सवाल है, क्या बीजेपी की मजबूरी बन गया है नीतीश कुमार? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम एक नैसर्गिक गठबंधन में हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही एक नैसर्गिक गठबंधन में है और एक नैसर्गिक गठबंधन जिसने बिहार में आज 24 घंटे बिजली देने का काम किया। आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को उस तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पूर्व की चीज़ों से कहीं ना कहीं लोगों के विचार बदलने का काम किया और आज कहीं ना कहीं पलायन को भी रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट क्या देखती है बीजेपी? ऐसा तो नहीं है कि हर बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते रहेंगे बिहार के? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आज 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें
सर्वदल और खास करके एनडीए के अंतर्गत आने वाले जो दल हैं उनके सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूछती हैं तो बिहार एक राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है पूरे विश्व में। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाकर के देखें तो चाहे वो ऋग्वैदिक एरा हो, चाहे उत्तर वैदिक एरा हो, चाहे 16 महाजनपद काल हो। 16 महाजनपद काल में भी आपने देखा होगा, चाहे अंग की नगरी हो, चाहे मगध नगरी हो, चाहे वैशाली का क्षेत्र हो, हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सक्षम रहें और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सक्षम रहें और शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत बिहार की जनता रही, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। और आज भी नालंदा और विक्रमशिला लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही आज हमारी धरोहर है। बुद्ध और महावीर हमारे धरोहर हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक नंदिनी माँ सीता का क्षेत्र है वो वहाँ वो पूजी जाती है। मिथिला नगरी में वो पूजी जाती है, माँ का वो स्थान है। तो हम एक तरफ नारी शक्ति को भी आगे बढ़ाने का तो मतलब आप प्रोजेक्ट करेंगे सीएम अगर हुआ तो अपनी तरफ से किसी महिला को बिहार में? देखिए, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति, मैं किसी एक व्यक्ति की बात, हाइपोथेटिकल बातों में मैं नहीं फंसूंगा। मैं एकदम से स्पष्ट रूप से कहता हूं कि बिहार एक राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा जिसको लालू जी ने दबाने का काम किया कि कोई व्यक्ति पढ़े नहीं लिखे नहीं ताकि उनके अनपढ़ पुत्रों के आगे पीछे घूमता रहे। उनके पुत्र हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, लेकिन संविधान में कितनी धाराएं हैं, कितनी उपधाराएं हैं, वो बता सकते हैं क्या? संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं, वो बता सकते हैं क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं। वो यादव समाज की बात करते हैं, मॉई समीकरण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ना उनको कि बाहर से किसी अन्य व्यक्ति को ले जाकर के उन्होंने राज्यसभा का सांसद बना दिया, लेकिन उन बिहार के यादवों में क्या वो क्षमता नहीं थी कि वो उनमें से किसी बेटे को चुन करके वो राज्यसभा सांसद बनाते? उन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आगे चल करके वो नेता हो जाएगा और वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा अपने आप को नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बताते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, तेजस्वी जी के परिवार में ही लड़ाई चल रही है। कौन बनेगा राजद का मुखिया, गुंडा पार्टी का मुखिया कौन बनेगा, इस बात की लड़ाई चल रही है। सिंगापुर वाली दीदी बनेगी कि पाटलिपुत्रा वाली दीदी बनेगी, कि तेजस्वी जी बनेंगे कि तेज प्रताप जी बनेंगे? जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ वो व्यक्ति कभी किसी और का हो सकता है क्या? उन्होंने तो अपने भाई को ही किनारे कर दिया ना। और तेज प्रताप जी का भी बहुत जगह पे मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि कितने दुखी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने त्याग किया। मैं तो ये कहूँगा कि वो जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया था और बताया था कि गलत होने पे अपनों के खिलाफ भी शस्त्र उठाना पड़ता है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो अपने हक की लड़ाई लड़े। यहाँ तो आप लड़ाई लगवा रहे हैं दो भाइयों के बीच में। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत किया गया है और ये बहुत ही प्रायोजित। तो ये आप ही सिर्फ सोचते हैं या बिहार बीजेपी पूरा सोचती है यही चीज कि तेज प्रताप के साथ गलत हो रहा है? देखिए, जो लोग भी देखते हैं, जो लोग भी राजनीतिक रूप से जो भी अवेयर हैं, उनको पता है। मैं उनकी कार्यशैली का प्रशंसक नहीं हूं और ना ही विरोधी हूं। मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूं कि जो विरासत उनको प्राप्त होनी चाहिए थी वो विरासत किसी और को प्राप्त हुई, और खास करके कहीं ना कहीं उनको हाशिए पे ढकेला गया। लालू जी के भाई को कोई नहीं जानता, ये मैं बार बार कहता हूं। वैसे ही आने वाले समय में जो बिहार तेज प्रताप जी को भी। प्रशांत किशोर इन दोनों बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो अपने आप को आने वाला मुखिया बताते हैं बिहार का। क्या लगता है उनकी पार्टी क्या कमाल कर पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल स्विंग बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से वो कई बार उन्होंने कहा कि वो बिहार के बेटे हैं, तो बिहार में आकर के बार बार ये कह देना कि बिहार के बेटे हैं, तो ये तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए किया क्या, ये भी तो समझना है ना। इसके पहले वो जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें वो अमेरिका में काम करते थे। कई बार वो क्रेडिट लेने का काम करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, खास करके भारतीय जनता पार्टी जहाँ लगभग 13 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा भी वो कार्यकर्ता भी नहीं थे, वही वॉज अ पेड वर्कर, तो वो पेड वर्कर थे और कैसे बोल सकते हैं
वैसे तो हजारों लोगों ने काम किया। तो इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न राज्यों में, जैसे खास करके अगर वो बिहार के विषय में क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ये भी उनको बताना चाहिए कि बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया, और ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए सबसे अग्रणी रही, और रोहिंग्या मुसलमानों को कहीं ना कहीं, जो भगोड़े रोहिंग्या मुसलमान हैं जो दूसरे देश से आए हैं, उनको अवैध नागरिकों को बसाने का काम वो कर रही थी। तो क्या उस समय भी उन्होंने उनका समर्थन किया था? दक्षिण भारत में उदयनिधि स्टालिन के लिए जब वो क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने काम किया, तो उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन में जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन एड्स है। तो जब वो ये बातें करता है तो क्या प्रशांत किशोर जी ने कभी उनको बताया था क्या? जब वो क्रेडिट लेते हैं तो इन बातों की भी क्रेडिट लेनी चाहिए। और इन्हीं राज्यों में रहने वाले जो बिहार के युवा साथी हैं, वो पूरे साल इसलिए कमाते हैं कि उनकी माताएं बहनें जो हैं वो छठ पूजा कर सकें, दीपावली मना सके। तो जो हमारे छठ पूजा, हमारे दीपावली, हमारे गुण गोत्र पूजा पद्धति को समाप्त करने की बात करता है, वैसे ही लोगों के पीछे उनको जिताने में आपकी भूमिका दिखाई देती है, तो ये भी तो संदेहास्पद है। आप बार बार, एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में उन्होंने काम किया वहां से पैसे आते हैं। तो ये भी समझने की बात है, कुछ ऐसी सरकारें हैं, कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं जिनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि उन्हें विदेश से पैसे आते हैं। तो इस पर भी उनको सफाई देनी चाहिए। और रही बात, आज पहली बार मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उनकी पार्टी के विषय में, उनके विषय में बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूं, और मुझे ये लगता है कि इसके पहले विभिन्न टीवी चैनल्स के डिबेट में मैं उनके प्रवक्ताओं को भी मैंने कभी जवाब नहीं दिया। इसके पीछे कारण ये है कि विभिन्न राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं, अगर किसी फिल्म के साथ तुलना की जाए, किसी ड्रामे के साथ तुलना की जाए, तो ऑडियंस बैठ के ये तय करती है कि ड्रामे में या फिर किसी फिल्म में कौन सा पात्र निगेटिव है और कौन सा पात्र पॉजिटिव है। यहाँ तो बात तो होती है कि फिल्म के बाहर कौन टिकट बेच रहा है खड़ा होके, उसके विषय में बात हो रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। बिहार मन बना चुका है। बिहार में एक और बहुत बड़ा चेहरा है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी को क्या आप नीतीश कुमार की काट के तौर पे देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि बिहार भाजपा की यशस्वी नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी में वो कुवत है और वो उन काबिलियत है, उनके काम करने का ये तरीका है कि उन्होंने पूरे भाजपाइयों को और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे उतारा, और शिक्षकों के लिए हमने लाठियां खाई, हमारे सर फूटे, किसी का पांव टूटा, हमारे एक कार्यकर्ता की मृत्यु भी हुई। जहानाबाद के हमारे एक महामंत्री विजय सिंह जी, आदरणीय श्रद्धेय विजय सिंह जी की मृत्यु हुई। और कहीं ना कहीं हमने आम शिक्षकों के लिए, आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, और उसके सूत्रधार, उस लड़ाई के सूत्रधार कौन थे? तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी थे। और आज उनके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सम्राट चौधरी जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि सब लोग, सभी कार्यकर्ता एकजुट होके पुनः जंगल राज वापस न आ जाए, इसके लिए हम काम करते हैं। और ये इंडिया अलायंस के लोग फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, ये बार बार ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं कि जहां कहीं ना कहीं लोगों में विरोधाभास नजर आए। लेकिन इसी विरोधाभास को हम पहले से समझते हैं, और हमें स्पष्ट रूप से पता है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो ब्रिटेन में जाके कुछ और कहता है और अमेरिका में जाकर के कुछ और कहता है, इलान ओमार से मिलता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों के साथ मिलता है, कैनेडियन बेस्ड आतंकवादी, मैं खालिस्तानी भी नहीं कहूँगा, जानबूझ के इन लोगों ने यह शब्द कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से लोगों के मन में डालने की कोशिश की है। खालिस्तानी आतंकी, ये खास करके कैनेडियन बेस्ड आतंकी जो इनके समर्थन में नजर आते हैं। राहुल गांधी के एक नेता, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले का बयान है कि कश्मीर में उन्होंने कहा कि आतंकी जो मारे जाएंगे, खास करके जो आतंकी मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे। तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। काशी में जाकर काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया जाना, शराबी बताया जाना, ये संयोग था कि प्रयोग था? क्योंकि काशी में महादेव की पूजा होती है
और महादेव की पूजा भांग धतूरे से होती है, इसलिए सनातन को अपमानित करने के लिए उन्होंने ये शब्द कहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखते हैं बिहार की जो राजनीति है वो अगले साल किस करवट बैठती है। अगले साल ही चुनाव की जो बिगुल है वहां बच जाना है। देखते हैं, आपका रोल तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, रहा भी है। इस बार क्या कमाल होता है उसका इंतजार करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे। अच्छा लगा पॉडकास्ट, लिख के बताइएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। हम उस सवाल का जवाब खुद सुमित शशांक जी से लेने की कोशिश करेंगे। उसी कमेंट बॉक्स में उसी सवाल का जवाब लिख देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।